तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी का, जो कि बहुत ही जल्दी वैकेंसी आ गई है और उसका तैयारी भी हम लोग शुरू कर चुके हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी रेलवे ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे और साथ में हम लोग न्यू क्वेश्चंस को भी डेली सेट पे करते रहेंगे। तो हालांकि जैसे कि हम लोग को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो लास्ट डेट जिसका 2 तारीख तक है, तो आप लोग जल्दी से जाइए और अप्लाई कर दीजिए, ताकि इसके बाद बहुत ही कम मौका मिलने वाला है आप लोग को। तो जल्दी से जाइए और फॉर्म को अप्लाई कीजिए और अच्छे से आप लोग अप्लाई करके रखिए। जो कि तो आज हम लोग देखने जाएंगे रेलवे ग्रुप डी का, जो कि प्रीवियस ईयर हुआ था। प्रीवियस ईयर मीन्स इसके पहले वाला जो क्वेश्चन आए थे, जो कि 10 फरवरी 2026 को हुआ था। तो 2026 को एग्ज़ाम हुए थे, जो कि 25 का वैकेंसी ही चल रहा है। शिफ्ट नंबर 3 यानी इवनिंग वाला शिफ्ट जो 4:30 से जो हो रहा था ना, उस शिफ्ट का हम लोग आज बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे और साथ में न्यू क्वेश्चंस भी हम लोग इसमें करते रहेंगे। तो साइंस का, जैसे कि आपने देख रहे हैं, आपको साइंस का इसमें बहुत ही अच्छे बेहतरीन सवाल आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चंस ग्रुप डी में आ रहे हैं, आपको क्लास 9, 10, 8, 11 कुछ क्वेश्चन 11, 12 में कुछ 1-2 क्वेश्चन बहुत ही कम जो है वो टच कर रहे हैं। बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन मैक्सिमम 25 क्वेश्चन आपको आएंगे, जिसमें से आपको 25 में से 23 क्वेश्चन 8, 9, 10 से ही पूछा जा रहा है और बहुत ही ईजी है। आप लोग देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिए जितना भी हो सके, ताकि हम लोग और भी आपके लिए कुछ कर सकें। तो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि जो वैकेंसी हम लोग की निकली हुई है, तो जैसे कि नोटिस आया था 27 दिसंबर 25 को, तो उसका एप्लीकेशन शुरू हो गया था 31 जनवरी 2026 से शुरू हो गया था और लास्ट डेट जो 2 मार्च तक की लास्ट डेट इसमें दिखा रही है। तो 2 मार्च तक आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप लोग अप्लाई कर दीजिए इस फॉर्म को, ताकि हम लोग 15 दिन का क्रैश कोर्स करने जा रहे हैं, जिसमें साइंस का रेगुलर क्लासेस होंगे। आपको डे टू डे पे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेक्चर्स मिलेंगे, जो इसमें रेलवे ग्रुप डी का साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो आपको सोल्व कराए जाएंगे। और आपको इतना तो पक्का है कि 25 में से 25 आप एग्जाम्स में क्लियर करके ही आएंगे। तो आइए, तो हम लोग जैसे कि हमने बोला था 15 दिन का क्रैश कोर्स लाए हैं, बिल्कुल फ्री है। और आप लोग, मेरे चैनल का नाम है एडुलर्न क्लासेस, जो कि बहुत ही शानदार चैनल्स हैं। आपको यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से साइंस का, एनसीईआरटी का जितने भी क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, हमारे रेलवे ग्रुप ही हो गया, एनटीपीसी हो गया, इसमें तो उसको हम लोग सोल्व कराएंगे। आपको बहुत ही अच्छे से क्वालिटी एजुकेशन कॉन्सेप्ट बेस्ड पर कराए जाएंगे, जो कि आजकल बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन जो है, चलिए जल्दी से जवाब दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। When iron fillings are mixed with sulfur powder and the mixture is heated, a black substance called iron sulfide is formed. Which statement best describes the changes involved? तो इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा जो है वो बहुत ही बेहतरीन चेंजेस बता रहा है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो आयरन फिलिंग्स क्या होते हैं, जो तो लोहे के जो टुकड़े होते हैं, आयरन फिलिंग्स आर मिक्स्ड विथ सल्फर पाउडर। तो ये केमिस्ट्री का है, क्लास 10 का केमिस्ट्री का है। मिक्स्ड विथ सल्फर पाउडर, सल्फर जो एक पाउडर के फॉर्म में होता है एलिमेंट्स, उसके साथ इसको मिक्स कर रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, पाउडर एंड द मिक्सचर इज हीटेड। उसके बाद उसको हीट करने से एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस जो फॉर्म हो रहा है, कॉल्ड आयरन सल्फाइड इज फॉर्म।
विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होंगे। तो देखते हैं, ए फिजिकल चेंज ओकर्स एज द सब्सटेंसेस आर ओनली मिक्स्ड, क्या बोल रहे हैं कि एक फिजिकल चेंज मतलब कि जो हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं केमिकल चेंज फिजिकल चेंज, तो उस हिसाब से फिजिकल चेंज इसमें हो रहा है बोल के हमको, क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसमें फिजिकल चेंज का कोई बात ही नहीं है। रिवर्सिबल फिजिकल चेंज टेक्स प्लेस, जब फिजिकल चेंज ही नहीं हो रहा है तो रिवर्सिबल फिजिकल चेंज का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आयरन डिजोल्व्स इन सल्फर फॉर्मिंग ए सॉल्यूशन। नेक्स्ट है ए केमिकल चेंज ओकर्स एज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, तो यहाँ पे क्या बोला गया, ऑप्शन नंबर जो डी है हम लोग का, उसमें क्या बोला है कि केमिकल चेंज ओकर्स मतलब कि केमिकल चेंजेस होगा जब एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब आयरन को मिक्स किया जा रहा है सल्फर पाउडर से, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस जिसका नाम है आयरन सल्फाइड फॉर्म हो रहा है। तो इसी से हम लोग को पता चल रहा है कि यहाँ पे एक केमिकल चेंज हो रहा है जिसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। तो हम लोग का डायरेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा सवाल था, इजी था लेकिन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़िएगा आप लोग, जल्दी से जवाब दीजिएगा। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 80 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, क्या बोला जा रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिया हुआ है और उस पर 80 सेंटीमीटर उसका आगे में कोई ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, तो क्या बोला है, वेयर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड टू राइट ऑफ द लेंस सो डेट द इमेज फॉर्म इज रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज। तो इसमें बोला जा रहा है कि हम लोग को जो इमेज चाहिए, इमेज सेम साइज का चाहिए और रियल इन्वर्टेड। तो हम जहाँ तक हमको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही फॉर्म होता है। तो उससे कोई मतलब नहीं है, रियल इन्वर्टेड से हमको देखना है कि सेम साइज का इमेज कब फॉर्म होता है, तो उसको हम लोग पता करेंगे। तो 80 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे 80 सेंटीमीटर है, जिसको हम लोग यू वी और एफ से डिनोट करते थे। तो यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर है जिसका फोकल लेंथ 40 है। तो हम लोग एक क्लास 10 में पढ़े हुए हैं कि जब सेम साइज का इमेज चाहिए होगा तो हम लोग को ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना होगा। तो देखिए, अगर कोई इमेज ऑब्जेक्ट अगर कहीं रिफ्लेक्शन अगर उसका मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है ना मिरर का सामने, लेंस का सामने, तो उसमें क्या होगा कि उसका इमेज जो है फोकस पे आता है। ठीक है, तो उसके बाद ऐसे ही अगर हम देखते हैं तो उसमें एक ऐसा भी था जब हम लोग ऑब्जेक्ट को एफ का डबल, यानी यहाँ पे क्या है, एफ है 40 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो फोकल लेंथ का डबल हो रहा है 80 सेंटीमीटर यानी सी, जिसको हम लोग सेंटर बोलते हैं ना, और वहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है, तो उसका इमेज भी सी यानी जिसको 2f भी बोलते हैं ना, 2f पे उसका इमेज बनेगा। तो और डिस्टेंस भी क्या होगा, 80 सेंटीमीटर ही होगा। तो इसीलिए हम लोग का जो आंसर है वो हो जाएगा द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब लेंस से 80 सेंटीमीटर उस तरफ राइट साइड में जो भी होगा ना, वहाँ पे एक स्क्रीन हम लोग रखेंगे तो वहाँ पे उसका इमेज बनेगा। ये क्यों नहीं हुआ कि द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर दूर पे रखने से तो कोई इमेज बनेगा नहीं। द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन 20 एंड 40 सेंटीमीटर। अब बोला कि यहाँ पे 20 और 40 के बीच में कहीं पे भी रख सकते हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि 20 और 40 के बीच में कहीं पे भी रख दो तो सेम साइज हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एनीवेयर इन बिटवीन 40 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर, ये भी हम लोग का करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है क्योंकि एनीवेयर में हम लोग कहीं भी नहीं रख सकते। एक ही पॉइंट ऐसा होता है जिसमें सेम साइज का इमेज जो है ऑब्जेक्ट का साइज का दिखाई देता है, जो कि 2f या फिर उसको c हम लोग बोल सकते हैं, जहाँ पे 80 सेंटीमीटर दूर होगा तो 80 सेंटीमीटर दूरी पे ही हम लोग को इमेज हो सकता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग और आगे अच्छे से कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोलिकुलर मास ऑफ ए कॉम्पाउंड इज 63 U। एक
कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर मास दिया हुआ है, मास of compound is 63 U if it contains 1 hydrogen atom and 3 oxygen atoms। मतलब कि एक हाइड्रोजन का एटम कितना है बोला है, एक है, और 3 ऑक्सीजन एटम है। तो जैसे कि हम लोग को पता है द एटॉमिक मास ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट, तो जो बच गया उसका मास कितना होगा। मतलब एक कंपाउंड है जिसमें 3 एलिमेंट्स है, जिसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और एक एलिमेंट है, और हाइड्रोजन का एटम बता दिया, ऑक्सीजन का एटम बता दिया। हाइड्रोजन का एटम एक है, ऑक्सीजन का 3 है, तो जो भी बचा हुआ है उसका मास कितना होगा। तो एक हाइड्रोजन का एटम है तो उसका मास कितना हो जाएगा, 1 होगा, क्योंकि 1 U होता है उसका मास। हम लोग 10 में देखें, 9 में भी देखें इसको, तो 1 U होता है। फिर 3 ऑक्सीजन का मास हम लोग को चाहिए, तो 3 ऑक्सीजन यानी एक का मास होता है 16, तो 16 3 जा 48, यानी एक हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन का मास हो गया 48 + 1 49, तो 49 हो गया। तो बचा हुआ जो एलिमेंट्स है उसका मास हो जाएगा 63 - 49, जिसका आंसर 40 U हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो 14 U है, 16 32 ये 12 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जल्दी से आंसर बताइएगा आप लोग, टिक कीजिए, कमेंट में बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही होगा। गैल्वेनाइजेशन प्रोटेक्ट्स आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग इट विथ ए थिन लेयर ऑफ, कौन सा आंसर जो सही होगा। मतलब गैल्वेनाइजेशन जो होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग किसी एक दूसरे मेटल का जो नॉन रिएक्टिव होता है या फिर जो नॉन कोरोसिव होता है ना, उसको हम लोग एक लेयर लगा देते हैं जो कि प्रोटेक्ट्स आयरन, जिसको वो आयरन को प्रोटेक्ट करता है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा। सिल्वर हम लोग कोटिंग नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ही महंगा होता है और इसका पॉसिबल भी नहीं होता है। निकेल भी कोटिंग नहीं किया जाता है, कॉपर का भी नहीं होता है, जिंक का कोटिंग किया जाता है। इसी को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। जैसे कार हो गया, गाड़ी हो गया, या जो भी हो गया, ये सब मेटल का सामान होता है, उस पर हम लोग जिंक का एक लेयर लगा देते हैं जिसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। और इसका आंसर इसीलिए जिंक मेटल ओनली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखते हैं जिंक जो होता है कैसा होता है। तो जिंक जो इस तरह से कुछ एलिमेंट्स है, एक केमिकल का एलिमेंट्स है जिसमें इस तरह का दिखता है, और इसका अगर हम लोग सीड बना देंगे ना तो एक पतला सीड ऐसे बन सकता है। देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। यहाँ पे ये जिंक का एक स्प्रे है जो इस आयरन का रोड पे ये स्प्रे कर रहा है, एक तरह का सिंपल गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस इसको हम लोग बोल सकते हैं। जिंक गैल्वेनाइजिंग पेंट भी आता है जिसको हम लोग पेंट करके उसको गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं ताकि वो लोहे का जो भी सामान है वो रस्टिंग ना हो। तो ये था हम लोग का जिंक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से जवाब दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं इसमें क्या बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस वर्क्स ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम लोग क्लास 9 में पढ़े हुए हैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखते हैं। चलिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का मतलब होता है जितना हम लोग, मान लीजिए कि कोई भी एक जो बायोंट फोर्स था ना, जितना हम लोग उस पर, एक लिक्विड है तो उस लिक्विड में जितना भी हम लोग प्रेशर देंगे उतना ही वाटर जो है उससे फ्लो आउट हो जाएगा। या फिर जितना भी अमाउंट का मास या जितना भी वेट में हम लोग उसमें कोई ऑब्जेक्ट को डालेंगे तो उतना ही मास में वाटर जो बाहर गिरेगा, मतलब खाली हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया हम लोग का आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो इसमें क्या होता है, एनेरॉइड बैरोमीटर। तो इसमें एक डिवाइस है जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से काम करता है, वो एनेरॉइड बैरोमीटर नहीं होता है, स्फिग्मोमेनोमीटर भी नहीं होता है, और अल्टीमीटर भी नहीं होता है। हाइड्रोमीटर जो है हम लोग का करेक्ट आंसर देगा। तो जब भी क्वेश्चन आए आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एक डिवाइस पे काम करने वाला कौन सा है, तो हम लोग आंसर देंगे हाइड्रोमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हाइड्रोमीटर कैसा होता है। ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल और ये हाइड्रोमीटर एक दिखाया है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे हमने 5 kg है, तो 5 kg है तो नीचे से भी कुछ फोर्स लगेगा इस तरह से, या फिर जितना भी यहाँ में हम लोग उसमें कुछ भी मास अगर डालेंगे तो उतना ही वाटर बाहर भी निकल जाता है। तो इस तरह से कुछ आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है। हाइड्रोमीटर क्या होता है, तो एक डिवाइस होता है जो कि इसी आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स पे काम करता है। तो यहाँ पे दिखा रहा है मेजरिंग सिलेंडर, यहाँ पे मेजर करने के लिए सिलेंडर है, लीड सोर्स है और मास्क और
वन यहाँ पे हम लोग डाल के इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। कमेंट कीजिए जल्दी से। इफ सेवरल रेस ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन ए कॉनकेव लेंस, क्या बोला गया है कि बहुत सारे रेस जो है वो पैरेलल है टू द प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल जा रहा है ऑन ए कॉन्वेक्स, एक कॉन्वेक्स लेंस का सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द रिफ्रैक्टेड रे, तो कौन सा सही होगा इसका आंसर हम लोग को बताना है। तो यहाँ में क्या होगा, जब भी एक लेंस कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्केव लेंस किसको बोलते हैं और कॉन्वेक्स किसको, कॉन्वेक्स जो होता है कुछ इस तरह का दिखता है और कॉन्केव कुछ इस तरह का दिखता है, इस तरह से बीच में गड्ढा होता है और साइड साइड में मोटा होता है। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, बीच में मोटा होता है इस तरह से और साइड का, दोनों साइड का पतला होता है। तो इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस होता है। और इसमें क्या होता है, जब भी कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल रेस आता है ना, तो वो क्या होता है, वो लेंस जो है लाइट को कन्वर्स करता है, इकट्ठा करता है। तो यहाँ में जो है हम लोग का सबसे सही आंसर हो जाएगा दे कन्वर्स एट ए पॉइंट ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस। वो जो रेस है वो कन्वर्स हो जाएगा ऑपोजिट साइड, दूसरी साइड में जाने के बाद, रिफ्लेक्शन होने के बाद। ठीक है, देखते हैं कुछ डायग्राम से, कुछ इस तरह से इसमें होते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस है, इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस में जैसे ही पैरेलल रेस आते हैं ना, तो ये सारे रेस इस तरह से इकट्ठा होके यहाँ पे एक इमेज बनता है जिसको हम लोग फोकल पॉइंट बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं कन्वर्ज हो जाना, कन्वर्जिंग, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी अगर कन्वर्जिंग लेंस का बात बोलेगा तो कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे, और डाइवर्जिंग लेंस पूछता है तो हम लोग कॉन्केव लेंस को बोलेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फटाफट देखते हैं। चलिए कमेंट करते रहिए आप लोग, देखिए वीडियो। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। Why does the blue color of copper sulfate solution fade when an iron nail is dipped in it? इसमें क्या बोल रहा है कि ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है वो क्यों फेड यानी कलरलेस होने लगता है जब आयरन नेल उसमें डाल दिया जाता है। तो जब भी हम लोग आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होता है कि आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से उसको हटा देता है और वहाँ पे आयरन खुद आ जाता है। तो आयरन सल्फेट बन जाता है जो कि ब्लू कलर का नहीं होता, इसीलिए उसका कलर ब्लू से ब्राउन टाइप से चेंज हो जाता है। तो ये क्या होता है, इसमें क्या बोला है, कॉपर डिजोल्व्स इन वाटर। तो क्या कॉपर डिजोल्व हो गया वाटर में, कॉपर सल्फेट डिकम्पोजेस, तो क्या कॉपर सल्फेट डिकम्पोज हो गया, या आयरन सल्फाइड इज कलरलेस, क्या आयरन सल्फेट का कलर कलरलेस होता है। और ऑप्शन नंबर डी में क्या है कि कॉपर सल्फेट इज कन्वर्टेड इनटू आयरन सल्फेट। तो इसमें क्या हो जाएगा कि कॉपर सल्फेट जो था वो आयरन सल्फेट में चेंज हो गया। ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आयरन सल्फेट में, इसीलिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है या फेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमेंट में आंसर दीजिए जल्दी से, आप लोग कमेंट में रिप्लाई कीजिए। चलिए देखिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको बोलते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जब एक एलिमेंट जो है दूसरा एलिमेंट को, मान लेते हैं कि दो कोई कंपाउंड है, उस दोनों कंपाउंड में से एक मोर रिएक्टिव कंपाउंड का एलिमेंट जो है, वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब एक ने दूसरे को हटा करके वहां पे कब्जा कर लिया इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ एटम्स टू फॉर्म सिंपलर मॉलिक्यूल्स, क्या एटम्स को रिमूव करना इसको बोला जाता है, नहीं बिल्कुल नहीं। एडिशन ऑफ एटम्स टू डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, क्या एडिशन ऑफ एटम को बोलेंगे, तो ये भी सही नहीं है। रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बन एटम विथ हाइड्रोजन, क्या
हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस करेंगे विथ कार्बन से। तो ये भी नहीं है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं होता है वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम बीइंग रिप्लेस्ड बाय अनदर। तो इसमें जो हम लोग का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसी में सही आंसर दिया हुआ है। क्योंकि एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है वो एक एटम एलिमेंट्स हो या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स एटम्स हो, वो क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा बाय अनदर, मतलब दूसरे से। मतलब इसमें क्या होता है, एक पहला वाला जो एलिमेंट्स अगर मोर रिएक्टिव है दूसरे से, वो तो वो पहला वाला दूसरा को रिप्लेस करके खुद वहाँ पे आ जाता है। इसी को हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is an necessary property of the electrolyte used during the refining of metals by electrolysis? तो यहाँ पे बोला जा रहा है जब हम लोग मेटल्स को इलेक्ट्रोलाइसिस करके रिफाइन करते हैं, प्योरीफाई करते हैं ना, जब मिट्टी से निकाला जाता है, तो रिफाइनिंग करते समय इलेक्ट्रोलाइट जो यूज होता है उसका क्या नेसेसरी प्रॉपर्टी होना जरूरी है। ठीक है, तो उसमें क्या है, इट मस्ट बी कॉम्पोस्ट ऑफ बोथ वाटर एंड लेयर ऑफ न्यूट्रल ऑयल। क्या उसमें वाटर और न्यूट्रल ऑयल का लेयर होना जरूरी है? बिल्कुल गलत है। इट मस्ट बी एन एक्वस और मोल्टन सॉल्यूशन ऑफ ए सुइटेबल मेटल सॉल्ट। तो ये हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। इसमें क्या होना चाहिए कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा वो कैसा होना चाहिए, मेटल सॉल्ट और एक्वस और मोल्टेन स्टेट में होना चाहिए, तभी वहां से वो रिफाइनिंग कर सकेगा। इट मस्ट एफिशिएंटली कंडक्ट हीट, वो नहीं होना, ये भी गलत है। इट मस्ट रिमेन कम्प्लीटली नॉन रिएक्टिव, ये रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव से मतलब नहीं। तो इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। आज आप लोग को सिर्फ 10 फरवरी का जितने भी क्वेश्चन थे साइंस का थर्ड नंबर शिफ्ट का आज पूरा कराया जाएगा। तो आप लोग बेफिक्र होकर देखते रहिए, आप लोग को आइडिया मिल जाएगा बहुत सारा कि किस तरह का क्वेश्चंस आ रहे हैं, और हम लोग उसी तरह से हम लोग आगे भी प्रैक्टिस करेंगे। तो साइंस के लिए आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको 25 में से 25 आने ही आएंगे। तो तैयारी करते रहिए, बहुत ही जल्द आने वाले एग्जाम्स ग्रुप डी का होने वाले हैं और एनटीपीसी वाले के लिए भी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स बाय बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में सबसे पूछ रहा है कि ट्रॉपिक लेवल जो होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा किसमें कॉन्सेंट्रेशन पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा होता है। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, जब हम लोग किसी एक चीज़ को खाते हैं, फिर उस चीज़ को कोई दूसरा खाता है, जिसको हम लोग फूड चेन बोलते हैं ना, क्लास 10 में था ये सब फूड चेन। तो उसको हम लोग जब खाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम मेरे अंदर का, या फिर हम किसी भी चीज़ को खाएं, जैसे कि एक ग्रास को हमने केमिकल दिया, पेस्टिसाइड्स दिया, तो पेस्टिसाइड जो भी है वो ग्रास से बकरी में चला गया, बकरी को किसी ने खाया, फिर उसको हमने खाया, इस तरह से ये जो फूड चेन चलता है। या फिर ईगल ने खाया, तो जो टॉप में बैठा हुआ होता है ना, उसको सबसे ज़्यादा वो पेस्टिसाइड्स पहुंचता है, क्योंकि पेस्टिसाइड जो हम लोग का बॉडी में जाता है खाते समय, वो डाइजेस्ट नहीं होता है और वो बॉडी में ही कहीं ना कहीं रह जाता है और वो निकलता नहीं है बॉडी से। तो इसी तरह से वो जब भी हम दूसरा को खाते हैं, या फिर कोई फूड चेन में कई एक जानवर दूसरा को खाता है, तो उसमें क्या होता है कि उसका पेस्टिसाइड जो फूड में खाया था वो अपने बॉडी में ही स्टोर हो जाता है और वो ऐसे ही ट्रांसफ़र होते जाता है। तो सबसे ज़्यादा किसको मिलेंगे, तो सबसे ऊपर में जो फूड चेन का सबसे ऊपर वाला जो कंज्यूमर होगा ना, उसको वो मिलेगा। तो ये सबसे ऊपर में कौन होता है, टर्शियरी कंज्यूमर होता है। तो सही आंसर हो जाएगा, प्रोड्यूसर को सबसे कम होता है, उसके बाद प्राइमरी को थोड़ा सा मिलते हैं, सेकेंडरी को और थोड़ा ज़्यादा, और टर्शियरी को सबसे ज़्यादा जो है ये कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट में मिलता है। तो हम लोग फूड चेन देख लेते हैं एक तो एग्जाम्पल से। तो ये फिश ईटिंग बर्ड्स है, तो इसमें बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इसमें डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन बता रहे हैं। तो हम लोग जो डीडीटी यूज़ करते हैं घरों में या फिर कहीं पे भी, तो वो जो है वाटर के साथ मिक्स होकर के रिवर्स में चला जाता है। तो वहाँ से कुछ प्रोड्यूसर्स होता है जो वाटर को यूज करते हैं, और वो प्रोड्यूसर जैसे प्लांट्स, ग्रासेस, ये सब हो गए ना, तो वो सबको मिलता है। और फिर वहाँ से वो जू प्लैंकटन जो मछली वगैरह होता है या कीड़े होते हैं जो पानी में, वो सब भी खाते हैं। फिर उसको स्मॉल फिश जो है छोटे छोटे मछलियाँ खाती है, फिर छोटे छोटे मछलियों को बड़े बड़े मछलियाँ खाती है। तो इस तरह से वो जो है इसमें जितना भी पेस्टिसाइड था वो इसमें कॉन्सेंट्रेट होते गया, फिर इसको इसने खाया, फिर इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, तो वो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के थ्रू कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट ज़्यादा होते जाता है। और सबसे ज़्यादा उसको किसको मिलेगा, लार्ज फिश, और उसके बाद ईगल को सबसे ज़्यादा ये
DDT का जो अमाउंट है वो मिलेगा। यानी कि सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन किस में होगा, तो टॉप मोस्ट में जो बैठा हुआ है फूड चेन में, वो जिसको हम लोग टर्शियरी कंज्यूमर बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आप लोग देखिए अच्छे से, ध्यान से थोड़ा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्राइमरीली डिटरमाइंस द साइज ऑफ एन एटम। तो साइज ऑफ एटम किस पे डिपेंड करता है, वो क्वेश्चन है। तो हम लोग क्लास 9 में भी पढ़े हैं और 10 में भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे कि एक जो एटम होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कि ये साइज कैसा होगा। तो वो पहला नंबर हो गया कि उसमें एटॉमिक नंबर कितना है। एटॉमिक नंबर से ही हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पता करते हैं। तो एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा उसका साइज, प्रोटॉन भी ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होगा, तो उस हिसाब से वहाँ पे उसका साइज भी बढ़ने लगता है। तो मेन जो है वो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिटरमाइन करता है कि साइज ऑफ एटम क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, चलिए क्या दिया गया है, which cell organelles in a leaf contain chlorophyll necessary for photosynthesis। तो क्या बोला जा रहा है, कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो लीफ में मिलता है जो कि क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। तो क्लोरोफिल रहने वाला ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर में ही क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हो सकता है, क्लोरोफिल का अंदर में नहीं होता है, न्यूक्लियस का अंदर में भी नहीं होता है, वैक्यूल का अंदर में भी नहीं पाया जाता है। तो ये बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन था जो कि क्लास 9 में भी है, 10 में भी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। Which of the following changes can be regarded as part of sexual maturation in human male। तो इसमें बोला जा रहा है कि एक मेल में, मेल जो ह्यूमन में मेल होते हैं ना, तो उसमें कौन से चेंजेस जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। एक सेक्सुअल मैच्योरेशन, उसका जब मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है या जो जैसे जैसे वो इंसान जो बच्चा है वो मैच्योर होने लगता है ना, तो सेक्सुअली जब मैच्योर होता है, जब वो जिसको हम लोग प्यूबर्टी एज बोलते हैं, तो उस एज में क्या होता है, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है, उसमें से मेल का हम लोग को बताना है। तो इंक्रीजिंग वेट, तो सेक्सुअल मैच्योरेशन में ये नहीं आता है। क्रैकिंग ऑफ वॉइस, डिपोजिशन ऑफ फैट, इंक्रीज इन हाइट। तो इंक्रीज इन हाइट नहीं होगा, डिपोजिशन ऑफ फैट नहीं होगा, इंक्रीजिंग वेट ये भी नहीं होगा, क्योंकि वेट इंक्रीज होना ये कम ज़्यादा होते रहता है। आज मेरा अगर वेट ज़्यादा है तो कल हो सकता है कम हो जाए। हाइट तो कॉन्टिन्यूस बढ़ते रहता है, ये कोई एक ऐसा लेवल नहीं है कि सेक्सुअल मैच्योरेशन के दौरान ही ये हाइट बढ़े, वो बच्चा से भी हाइट बढ़ते रहता है। तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। इंक्रीजिंग वेट भी नहीं होगा। डिपोजिशन ऑफ फैट, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है, सेक्सुअल मैच्योरेशन से फैट तो बच्चों में भी होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो क्रैकिंग ऑफ वॉइस जो है यही सही, सबसे सही आंसर है क्रैकिंग ऑफ वॉइस। ये जो क्लास 10 का बायोलॉजी में हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, जिसमें चेंजेस क्या क्या होते हैं वो उसमें बताया है। तो क्रैकिंग ऑफ वॉइस, हम लोग का जो साउंड है वो मोटा होने लगता है, टूटने लगता है, उसको बोलते हैं क्रैकिंग ऑफ वॉइस। तो ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एज सिमिलरिटी बिटवीन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में क्या सिमिलरिटी है। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ना, उसके पास सेम डीएनए, दोनों के पास अपना अपना डीएनए होता है। तो बोथ परफॉर्म रेस्पिरेशन, ये कोई रेस्पिरेशन परफॉर्म नहीं करते हैं। बोथ हैव क्लोरोफिल, दोनों के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि क्लोरोफिल हो। बोथ परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, तो क्लोरोप्लास्ट तो उसमें हो सकता है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा बोल के ये जरूरी नहीं है। तो बोथ पोजेस देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, ये सबसे सही आंसर यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। तो यही हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्या दिया गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर इन एसिड बेस रिएक्शन। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब होता है ऐसा जिसको हम लोग एसिड बेस टेस्टिंग करने वाला होता है ना, जिसको हम लोग इंडिकेटर बोलते हैं। नेचुरल इंडिकेटर भी बहुत सारे होते हैं। तो एसिड बेस इंडिकेटर एक तरह का है जिसमें हम लोग एसिड और बेस को पता कर सकते हैं। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में क्या होता है, ये स्मेल को चेंज करके बताता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, मिथाइल ऑरेंज प्रोड्यूसेस ऑर्डर इन बेस, ये गलत है। फेनोप्थेलिन ट्रांसपेरेंट इन एसिड्स,
ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है एसिड में फेनोल्फथालीन, तो ये स्मेल से चेंजेस होने वाला चीज़ें नहीं है। ऑनियन एक्सट्रैक्ट चेंजेस स्मेल इन बेसेस। नेक्स्ट है टर्मरिक ट्रेंड्स ब्लू। तो टर्मरिक जो है चेंजेस ब्लू, मतलब टर्मरिक हल्दी जो होता है वो कलर चेंज करता है, तो ये ऑल्फैक्टरी नहीं है, ये नेचुरल इंडिकेटर है लेकिन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर नहीं है। ऑनियन एक्सट्रैक्ट जो है वो क्या करता है, स्मेल को चेंज करता है बेस में, तो ये क्या होता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है। तो ऑनियन इज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, देयरफॉर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। If a conductor has a potential difference of 1 volt across its ends and a current of 1 ampere, क्या बोला जा रहा है कि एक कंडक्टर है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका वोल्टेज दिया हुआ है 1 वोल्ट और उसमें करंट कितना जा रहा है, तो करंट 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो उसमें रेसिस्टेंस कितना होगा। तो हम लोग को पता है ये क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन तुम हम लोग का क्लास 10 से ही आया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू वी बाई आई। तो यहाँ पे R इक्वल टू निकालेंगे वी बाई, तो V कितना है 1 वोल्ट है और एम्पियर भी 1 वोल्ट है, तो R इक्वल टू वी बाई आई मीन्स 1/1, तो 1/1 करेंगे तो 1 10 ओम तो गलत है, 1 ओम 0.5 ओम 2 ओम, तो सब सही आंसर हो जाएगा 1 ओम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कमेंट कीजिए, कमेंट में आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। Under what special condition is the magnitude of the force acting on a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field object to be the highest? इसमें क्या बोला गया, जैसे कि एक कंडक्टर है, तो कौन सा कंडीशन में उस कंडक्टर को ऐसे रखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखेंगे तो उस पर फोर्स सबसे ज़्यादा लगेगा। तो हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं ये सब, लेफ्ट हैंड फिंगर्स रूल, राइट हैंड रूल्स, राइट हैंड थंब रूल, ये सब, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला है कि एक मान लेते हैं कि वायर है, उस वायर को हम लोग उस करंट कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में कैसे रखेंगे ताकि उस पर फोर्स सबसे ज़्यादा लगे। तो इसका सही आंसर होता है 90 डिग्री में। तो जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ से जा रहा है तो उस पर हम लोग 90 डिग्री इस तरह से करके उस वायर को रखेंगे, तब जाके क्या होगा कि उस पर फोर्स सबसे ज़्यादा लगेगा। अगर ऐसे पैरेलल रखते हैं तो फोर्स उस पर ज़्यादा अच्छा से नहीं लगेगा या फिर नहीं लगेगा, तो इसीलिए उसको 90 डिग्री में रखना जरूरी है। तो यहाँ में सही आंसर हो जाएगा when the current flows towards the south pole of the magnet, ये गलत आंसर। when the current and field are perpendicular to each other, ये हो जाएगा हम लोग का सही आंसर, क्योंकि करंट और जो फील्ड है वो परपेंडिकुलर होना जरूरी है। when the current is very, ये सब समझ लें, when the current and field are parallel होगा तो भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When a person is standing on the ground, the force of gravity exerted by the earth on the person action and the normal force exerted by the ground on the person reaction, मतलब कि बोला जा रहा है इसमें कि एक इंसान है, वो इंसान जमीन पे खड़ा है, तो ऊपर से उस पर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, किसका वजह से लग रहा है, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी अर्थ जो है ग्रेविटी फोर्स लगा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, तो वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड लगा रहा है, जिसको उसने एक्शन बोला, और उतना ही फोर्स जो हम लोग का अर्थ है वो ऊपर की तरफ लगा रहा है, जिसको रिएक्शन में बोला जा रहा है। तो आर इक्वल एंड अपोजिट, और वो दोनों क्या है, इक्वल भी है और अपोजिट भी है। मतलब एक इंसान खड़ा है तो वो नीचे की तरफ जितना फोर्स लगा रहा है, जमीन उसको ऊपर तक की तरफ उतना ही फोर्स लगा रहा है, तो ये इक्वल भी है और अपोजिट डायरेक्शन में भी है, सही है। इज दिस एन एक्शन रिएक्शन पेयर, तो इसको क्या एक्शन रिएक्शन पेयर से हम लोग समझ सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स का थर्ड लॉ के हिसाब से। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ में भी यही था कि एक्शन एंड रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ, लेकिन उसमें एक ये बात है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि वो जो एक्शन रिएक्शन होना पड़ेगा वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे होना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग नाव पे, जैसे कि हम लोग नाव पे जा रहे हैं और हम लोग को उतरना है, तो उतरते समय हम लोग जब जंप करेंगे तो नाव भी पीछे जाएगी और हम भी पीछे जाएंगे, जमीन पे कूदेंगे, तो जमीन पे कूदते समय नाव पीछे चला जाता है, तो यानी कि हमने एक्शन किया तो नाव पे रिएक्शन हुआ, यानी वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो इसीलिए यहाँ पे ये एक्शन रिएक्शन नहीं है न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से, नो, बिकॉज द टू फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये आंसर गलत है। नो, बिकॉज द टू फोर्सेस एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है
कि ये सही नहीं है, क्योंकि वो दोनों एक्शन रिएक्शन किस पे हो रहा है, एक ही इंसान पे हो रहा है, एक ही ऑब्जेक्ट पे हो रहा है, इसीलिए आंसर ये ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Which of the following fish production methods are done in the region of कश्मीर? तो कश्मीर में कौन सा रिसेंटली हम लोग ये शुरू किया गया है कि कौन सा मेथड फॉलो किया जाता है फॉर फिश प्रोडक्शन? तो उसमें है एक्वाकल्चर है, ये कुछ जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस हो गया। तो एक्वाकल्चर को कश्मीर में इसको फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर्स हेल्प्स एमीबा टू एक्वायर इट्स फूड मटेरियल? मतलब इसमें बोल रहा है कि एमीबा किस प्रोसेस से, जो भी प्रोसेस से फूड को एक्वायर करता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें उसका कौन सा सेल स्ट्रक्चर जो है उसमें हेल्प करता है। तो उस जो भी है उस सेल का वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है। तो चलिए हम लोग एक एमीबा से समझते हैं इसको। ये हम लोग का एमीबा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये एमीबा इस तरह से कुछ दिखता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में या पानी पानी जैसा होता है, तो ज़्यादातर लिक्विड पानी में ही इसको मिलते हैं। तो ये क्या होता है कि ये एमीबा जो है इसको हम लोग बोलते हैं सीडोपोडिया, ठीक है। तो ये जो इसको सीडोपोडिया, इसको पैर समझ सकते हैं हम लोग, इसी से वो चलना फिरना करता है। तो इसी के हेल्प से, जैसे कि यहाँ पे कोई फूड मटेरियल होगा, ये सारा फूड मटेरियल होगा, तो इसको अंदर कैसे करता है, तो इसी सीडोपोडिया के हेल्प से करता है। ये सीडोपोडिया क्या है इसका, तो इसका सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये तो सही नहीं है, सीलिया सही नहीं है, फ्लैगेला सही नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन इन फीमेल्स यूजुअली ओकर्स इन विच रीजन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम? इसमें बोला जा रहा है कि फर्टिलाइजेशन जो होता है फीमेल्स में वो किस रीजन में होता है। तो फर्टिलाइजेशन समझने के लिए फीमेल में हम लोग चलिए एक ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन दिया है वेजाइना, ओवेरी, फैलोपियन ट्यूब एंड यूटेरस। तो चलिए हम लोग देखते हैं, डायग्राम में समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसका सही आंसर देंगे। तो ये है हम लोग का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन, जिसमें ये इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग ओवेरी, ठीक है। यहाँ पे अंडे होते हैं, एग्स होते हैं, जिसको ओवम भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये अंडे जो है यहाँ से निषेचन होकर के यहाँ से निकल के आती है, ऐसे 1 मंथ में एक ही निकलता है, फिर अगला मंथ में ये निकलता है। तो यहाँ से एक अंडे मेच्योर होने के बाद यहाँ तक आती है, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद स्पर्म जो है यहाँ से जाता है और वो भी यहाँ तक आता है। तो यहाँ पे दोनों जब स्पर्म और जो शुक्राणु और जो डिम्बाणु होते हैं ना, शुक्राणु और डिम्बाणु दोनों एक जगह आते हैं और मिलते हैं, तो जाके यहाँ पे निषेचन होके जायगोट बनता है। तो यहाँ पे जब जायगोट बनता है तो ये यहीं पे वो फर्टिलाइजेशन उसको हम लोग बोल सकते हैं। तो फर्टिलाइजेशन होने का प्रोसेस कहाँ में होता है, तो यहाँ पे होता है। फिर वो जब डेवलप होता है, फर्टिलाइजेशन जायगोट बनता है, फिर वो बड़ा होकर यूटेरस में यहाँ पे चला आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बच्चेदानी हो उसका होना शुरू हो जाता है, जिसको फेटस बोलते हैं। तो इस तरह से कुछ प्रोसेस होता है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ में हुआ, इस पार्ट में हुआ, और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। तो ये फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, हम लोग का फर्टिलाइजेशन होता है। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो ग्रीन हाउस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। तो ग्रीन हाउस में कौन सा गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन नहीं होता है, हाइड्रोजन नहीं होता है, नाइट्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड ही क्या करता है, हीट को ट्रैप करता है, और हीट को ट्रैप करके वो अंदर ही अंदर ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ाता है, और वो हम लोग का ग्रीन हाउस गैस एक तरह से इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ मियोसिस इन रिप्रोडक्शन? तो मियोसिस का मेन पर्पज क्या है, तो ये क्या करता है, टू प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स, मतलब कि दो सेल्स जो प्रोड्यूस करेंगे वो क्या जेनेटिकली सेम होंगे। टू रिड्यूस क्रोमोजोम नंबर बाय हाफ, उसमें क्या करता है कि क्रोमोजोम का नंबर आधा कर देता है, हाफ करता है। टू फॉर्म न्यू ऑफस्प्रिंग, मतलब नए एक बच्चे का जन्म देना या फिर नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देना। टू प्रोड्यूस एनर्जी, तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो मेन पर्पस मियोसिस का प्रोड्यूस एनर्जी नहीं होता है, न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना भी नहीं होता है, लेकिन उसका क्या होता है, टू रिड्यूस क्रोमोजोम नंबर बाय हाफ। मियोसिस और मिटोसिस दो तरह का प्रोसेस होता है, जिसमें मियोसिस में क्या होता है, वो एक्चुअली क्या करता है, क्रोमोजोम का नंबर को हाफ कर देता है,
ठीक है, चलिए डायग्राम से समझते हैं इसको। तो ये कुछ डायग्राम से एक दो, इसमें मियोसिस इस तरह से होते हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं शुरू में ये प्रोफेज होता है, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज, फिर साइटोकिनी होती है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स है ये पेयर्स में होते हैं, ठीक है। तो ये दो क्रोमोसोम्स है, इसमें क्या होते हैं ऐसे इस तरह से मेटाफेज में अरेंज होते हैं, फिर इस तरह से ये टूट करके दो अलग अलग होकर के फिर इस तरह से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। और ये जब डिवाइड हो जाते हैं तो ये डिवाइड होकर इससे एक निकलता है, फिर इससे एक निकलता है, और ये दो नए सेल्स हो गए, ठीक है। डॉटर सेल्स भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये जब सेल्स डिवाइड होते हैं तो इसमें क्या होता है, इसका आधा इसमें आता है, इसका आधा इसमें आता है, तो ये क्या होता है हाफ हाफ होकर के डिवाइड हो जाते हैं, वही इसका आंसर सही होगा। तो यहाँ पे क्या है कि टू रिड्यूस क्रोमोसोम्स नंबर बाय हाफ, उसका क्रोमोसोम का नंबर हाफ किया जाता है इसमें मियोसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीटेड। मतलब कि इसमें बोल रहा है कि डाइजेशन का प्रोसेस किस पार्ट में हम लोग का ह्यूमन में फिनिश होता है, खत्म होता है। तो स्टोमक में, स्टोमक तो नहीं हो सकता है क्योंकि स्टोमक में जाता ही है हम लोग का फूड पाइप से, फिर स्टोमक में जाने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन सबसे लास्ट में पहुंचता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन उससे पहले है, फिर माउथ। तो माउथ तो स्टार्टिंग में ही हो जाता है। तो इसका सही आंसर जो है हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन सही आंसर होगा, क्योंकि हम लोग का पूछ रहे हैं डाइजेशन कंप्लीट होने वाला है। तो डाइजेशन कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर वहाँ से फूड जो डाइजेस्ट जो नहीं हुआ होता है, जो वो वेस्ट मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में मोस्टली खाना डाइजेशन नहीं होता है, उसमें सिर्फ सम वाटर जो होता है कुछ पानी वहाँ पे सोखता है। तो पूरी तरह से खाना डाइजेशन का काम स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो आंसर नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए डायग्राम से देखते हैं। ये हम लोग का कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये हम लोग का माउथ है, यहाँ से खाना डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग जो होता है ना खाने का डाइजेशन का, अगर क्वेश्चन आता है कि खाना डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है तो हम लोग माउथ से बोलेंगे। माउथ में क्योंकि चबाना शुरू हो जाता है तो वहाँ से डाइजेशन शुरू हो जाता है। फिर आइसोफेगस हो गया, फिर स्टोमक आ गया, फिर स्टोमक में जाने के बाद फिर ये होते हुए यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, यहाँ पे खाना पूरी तरह से डाइजेशन का काम खत्म हो जाता है। फिर जो वेस्ट मटेरियल जो बच जाता है वो इस स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए इस लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसे होकर आता है, और फिर यहाँ से होकर के बाहर वेस्ट मटेरियल से निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ खाने का डाइजेशन होने का प्रोसेस यहाँ पे है। तो इसका सही आंसर हम लोग का हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन। तो ये प्लांट हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है जो क्लास 9-10 में भी है। तो क्लास 10 का लाइफ प्रोसेस में हम लोग को ये क्वेश्चंस मिल सकते हैं, या फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट भी है। तो इसमें क्या है कि कौन सा हार्मोन जो है वो प्लांट में मिलते हैं। तो इंसुलिन हार्मोन जो है, इंसुलिन हम लोग को पता ही है शुगर के लिए यूज किया जाता है। तो ये हम लोग का एनिमल्स का एक हार्मोन है। तो इंसुलिन तो होगा नहीं। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन जो गले में होता है जिसमें थायराइड ग्लैंड होता है, तो वो भी नहीं होगा आंसर, ये भी इंसानों में पाया जाता है, ये एनिमल्स का है। एस्ट्रोजन जो है फीमेल जो होता है ना, फीमेल का ओवेरिस में जो भी है वहाँ पे फीमेल जो एक्स होता है ना उसमें होता है, तो ये भी एस्ट्रोजन नहीं होगा आंसर। तो हम लोग का साइटोकिनिन जो बच गया वही हम लोग का सही आंसर है। तो एस्ट्रोजन हम लोग ऐसे कैंसिल भी करके हम लोग नेगलेक्ट करके हम लोग सही आंसर तक जा सकते हैं, लेकिन हम लोग को इसे याद रखना चाहिए कि साइटोकिनिन जो है वो एक प्लांट हार्मोन है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, और ये बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम लोग रेलवे ग्रुप डी हो गया, NTPC हो गया, उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन से ईजी है। हम लोग इसी तरह से साइंस को हम लोग पूरी तरह से मेहनत करेंगे, और इस बार हम लोग रेलवे ग्रुप डी में साइंस में 25 आउट ऑफ 25 लाएंगे, ये आप लोग को तय करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग और भी मोटिवेट हो सके और आपके लिए बहुत ही मेहनत करें, और आप लोग को तैयारी के लिए बहुत ही, रेलवे के लिए हो गया, ये NTPC हो गया, ये सब के लिए हम लोग तैयारी करवा सके और आपको एक जॉब दिलवा सकें। तो यही था आज के लिए। देखने के लिए आपको थैंक यू। जाइए आप लोग एडुलर्न चैनल पे और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।